चलो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर 3 जो कि हम यूनिट्स एंड डायमेंशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने ये बोला था लास्ट 2 वीडियोस में कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज फिर हमने देखा, तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग बोलते हैं कि एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देखा कि देयर आर 7 ऐसा यूनिट के अंदर हमने 7 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया था और उसका यूनिट क्या देना है, उसके सिंबल्स क्या देना है, ये भी हम लोगों ने देखा था, राइट। फिर अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें हम ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स यूज करेंगे। जैसे हमने बोला था कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है ना, क्या बोला था, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है ना, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये सारे फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज है। इनके सिंबल्स भी हमने मतलब यूनिट्स हमने लिखे थे। इसको मीटर में हम लोग मेजर करेंगे, इसको किलोग्राम में हम मेजर करेंगे, इसको हम सेकेंड्स में मेजर करेंगे, इसको हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करेंगे, राइट। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो हमने देखी थी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इसमें से जो भी हम यूज करेंगे, है ना, किसी दूसरी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, निकालने के लिए, तो उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। तो इसमें से कुछ भी यूज हुआ, सपोज स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ। तो लेंथ किसमें मेजर करेंगे हम लोग? मीटर्स में, राइट। और टाइम हम किसमें मेजर करेंगे? मीटर पर सेकेंड्स में, राइट। तो मीटर पर सेकेंड्स, ये जो यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये जो यूनिट हो जाएगा, ये स्पीड का यूनिट हो जाएगा, राइट। तो हम बोलेंगे इसको ये कि डिराइव्ड यूनिट। समझा क्या? तो जब भी हम डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं, इसमें से हमने क्या यूज किया? एक, है ना, इसमें से हमने यूज किया एक मीटर और सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि और एक डिराइव्ड क्वांटिटी हम लोग अगर निकाल लें, डिराइव्ड क्वांटिटी और क्या निकालोगे आप? जैसे मैं इसको 2 हिस्सों में बांट देता हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एरिया क्या होता है? सपोज कोई एक रेक्टेंगल है, इसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। तो हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं यहां पर। जैसे 1 सेकेंड, हाँ, तो लेंथ हमने यहां से यहां तक मेजर की, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया का क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। फॉर्मूला, लेंथ भी मेजर करते हैं हम लोग मीटर्स में और ब्रेथ भी हम लोग यूज करते हैं मीटर्स में। तो हमने मीटर को यूज करके एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, मतलब ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ में आया? और एक एग्जांपल देखते हैं आपको, आपका डाउट क्लियर करने के लिए। सपोज कोई 3 डायमेंशनल चीज है, 3 डायमेंशन मतलब 3 डायमेंशन, है ना। हम लोग डायमेंशन के बारे में अभी वर्ड्स में आपको यूज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आने लगे, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे हमने एक रेक्टेंगल निकाला था, वैसे ही हम लोग एक क्यूब निकाल सकते हैं, है ना। यहां पर क्यूब अगर मैं निकालूं, चलो मैं ब्लू पेन यूज करता हूं। अगर मैं यहां पर एक क्यूब निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, क्यूब ऐसा दिखता है, ठीक है। तो क्यूब आपको, इसमें क्या होगा कि ये भी साइड ए है, राइट, मतलब ये एक साइड होगी
फिर नीचे का ये जो बेस है क्यूबॉइड बोल देता हूं मैं इसको, चलो ये बी है ना, और इसका कुछ हाइट भी है तो इसकी हाइट h बोल देता हूं मैं, ठीक है, समझा क्या आपको? ऐसा एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका हमको जो भी मिलेगा एरिया ऑक्युपाइड, मतलब वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग उसको, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट? तो यहां पर लेंथ भी हम किस में यूज करेंगे, मीटर्स में, ब्रेथ भी हम लोग किस में यूज करेंगे, मीटर्स में, और हाइट भी हम लोग किस में निकालने वाले, क्योंकि हमारा ऐसा यूनिट क्या बोलता है कि हम मीटर्स को ही यूज कर सकते हैं, राइट? मीटर ही उसका यूनिट है, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। समझ में आया क्या? तो मीटर क्यूब उसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। चलो लिख लीजिए आप। चलो आइए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है जो बोर्ड पे डायमेंशंस, अभी मैंने 2 बार डायमेंशन डायमेंशन ऐसा बोला था एरिया और वॉल्यूम निकालते समय। तो यार ये डायमेंशन होता क्या है, मैं जानबूझ के ऐसा कुछ चीजें आपको, शायद आप लोगों ने पहली बार सुनी है या शायद कुछ बच्चों ने सुनी होगी, ठीक है, पर डायमेंशन डायमेंशन ऐसा होता क्या है, मतलब हम क्यों पढ़ना चाहिए हमें, राइट? सो यहां पर एक बुकिश डेफिनेशन लिखी हुई है कि पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। देखो ध्यान से पढ़ना है इसको, पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड, मस्ट बी रेज्ड। अब ऐसा क्या हम बोल रहे हैं हम लोग, पावर रेज्ड होना चाहिए ऐसा वगैरह, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, बुकिश डेफिनेशन है इसलिए मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता, लेकिन ये 3 कीवर्ड्स, पावर, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हमको पता ही है कि लेंथ, मास, है ना, सेकेंड्स, सॉरी टाइम, टेम्परेचर, करंट, ये सारी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी। तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है हम लोग क्यों करते हैं हम लोग देखेंगे, लेकिन हम जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके लिए क्या सिंबल यूज करते हैं डायमेंशन में, वो भी हम लोग लिखेंगे। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज टू बी रेज्ड। अब डायमेंशन एनालिसिस में जैसे हम लोग बोल रहे हैं अब यहां पर कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बेसिक क्वांटिटीज कितनी थी, बेसिक क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी थी, लेंथ, है ना, फिर था हमारे पास मास, फिर था हमारे पास क्या था, टाइम, है ना, चौथा टेम्परेचर, और क्या था, करंट, ठीक है, और क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7वां था हमारे पास क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको भी नहीं समझा होगा प्लीज वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं लेंथ के लिए हमारे पास यूनिट है मीटर, सिंबल लिख रहा हूं मैं, मास के लिए हमारे पास है केजी, ठीक है, टाइम के लिए हमारे पास है सेकेंड्स, स्मॉल एस, ये स्मॉल के और जी है, ठीक है, टेम्परेचर के लिए हमारे पास कैपिटल के केल्विन है, करंट के लिए हमारे पास एम्पियर है, साइंटिस्ट का नाम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमारे पास MOL मोल है सिंबल उसका, और इसके लिए स्मॉल CD है, कैंडिला, ठीक है, C and D, ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो जब भी हम डायमेंशंस निकालते हैं, डायमेंशन के सिंबल्स भी हमको ध्यान में चाहिए कि हम डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं। जैसे लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशन यूज करेंगे क्या, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट में L, स्क्वायर ब्रैकेट में L, ठीक है। मास के लिए हम लोग यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। फिर टाइम के लिए
कैपिटल टी, ठीक है। फिर टेम्परेचर के लिए भी टी था, टाइम के लिए भी टी, तो ये सिंबल को ही यूज कर लेंगे। तो हम यहां पर कैपिटल के देते हैं, केल्विन का यूज करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल के। फिर एम्पियर के लिए करंट, अब करंट के लिए सिंबल हम लोग यूज करते हैं आई, तो यहां पर आप ए यूज कर सकते हो या फिर आई यूज कर सकते हो, है ना। तो प्रिफरेबली हम लोग दोनों जगह सेम रहे इसलिए ए भी यूज कर सकते हैं, आई भी यूज कर सकते हैं। मोल के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, मोल के लिए हम सीधा MOL स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेंगे। कैंडेला के लिए भी हम लोग C यूज करेंगे, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैंडेला के लिए C यूज किया हमने, और लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टेम्परेचर के लिए, टाइम के लिए T, के टेम्परेचर के लिए K, करंट के लिए A एंड I, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी C, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नाम में लिखा है, तो आपने सुना होगा कि कुछ एक रेफरेंस तो चाहिए लाइफ में, किसी जगह से शुरू करने के लिए कुछ काम, कि मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। तो मैं यहां पर जो मेरा प्लेस है इस पोजीशन में, उसका कुछ एक रेफरेंस चाहिए होगा, है ना, कि मैं इस दीवार से कितना दूर खड़ा हूं, इस जगह से मैं कितना दूर हूं, है ना, कितना दूर हूं, इस जगह से मैं कितना दूर हूं। तो हमारे लिए रेफरेंस अगर नहीं होगा तो हम बहुत सारी चीजें शायद लाइफ में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे मैथमेटिक्स को आसान बनाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स को आसान बनाना है मतलब, जैसे यहां पर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा, मतलब आपने एक्स वाई एक्सिस तो हम लोग हमेशा मैथमेटिक्स में ड्रॉ करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पर मतलब अगर मैं ब्लैक पेन से बनाऊं तो इस साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस आएगा, इस साइड में, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा। तो मैथ्स में हम लोग ये हमेशा करते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको हम अपना रेफरेंस मान लेते हैं। तो दुनिया में कुछ भी चीज आए, आप, है ना, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब एक रुके हुए इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो दुनिया चलती हुई दिखेगी, एक भागते हुए इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दुनिया देखोगे तो दुनिया आपको शायद कुछ अलग नजर आ सकती है। जैसे आप रुके हुए हो और आप दुनिया को देख रहे हो तो कुछ आपको अलग रेफरेंस से समझेगी दुनिया। अगर आप ट्रेन के अंदर हो, है ना, और पूरी दुनिया को देख रहे हो तो आपको उसका रेफरेंस कुछ अलग होगा। तो ऐसा ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी लाइफ थोड़ी सी आसान बन जाती है। तो ये जो चीज हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन डेकार्ट, इनके नाम पे दिया गया, ठीक है। तो कार्टेशियन हो गया वो, है ना। तो हमारी लाइफ कैसे आसान बन गई इससे, जैसे ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो ये तो एक प्लेन है, तो इसमें तो आसानी से हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन तीसरा डायमेंशन भी तो है हमारे लिए, तो वो कहाँ होगा, ऐसा परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, है ना। पर इसको अब बनाएंगे कैसे, ऐसा आपकी तरफ भेजेंगे क्या, तो उसको आपकी तरफ ही भेजना है, जो आप देख रहे हैं उसकी तरफ ही भेजना है। लेकिन अब मैथम इस पे हम बना नहीं सकते, तो हम इसको यहां बनाते हैं। तो दिस इज योर z एक्सिस, ठीक है। और अगर हमको निगेटिव z एक्सिस बनाना है तो हम डॉटेड लाइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये माइनस z हो गया, ठीक है। तो जब भी हम ऐसा कुछ देखते हैं, है ना, और इस पॉइंट को उस जगह पर लेके जाते हैं, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर कार्टेशियन, डेकार्ट साइंटिस्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अभी डायमेंशन सर बता रहे थे आप, और डायमेंशन से डायरेक्टली आपने जंप ले लिया इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, क्योंकि यही हमको मदद करेगा।
ठीक है, हमारी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग या मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाए। कैसे? तो अगर कोई चीज जैसे ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, बुलेट ट्रेन, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भाग रही है जमीन पे, एक रेल पे, राइट? तो हम ये बोलेंगे कि सब इसमें तो सिर्फ एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व है, विच एवर ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन ओनली स्ट्रेट लाइन पाथ। तो जो भी स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करता है, हम लोग वो बोलते हैं कि वो वन डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा है ना, एक डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा है। जैसे चींटी चल रही है एक लाइन में, तो क्या कर रहे हैं, वन डायमेंशन में चल रही है ना। एनी ऑब्जेक्ट विच इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, हम उसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन। इसमें मोशन हो रहा है इसलिए वन डायमेंशनल मोशन बोल दिया हमने इसको। तो एक ही डायमेंशन का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब अगर ये एक्स पे जा रहे हैं तो एक्स ही यूज हो रहा है, उसमें कोई प्लेन नहीं यूज हो रहा है, कुछ नहीं यूज हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि सर डायमेंशन एनालिसिस को हम कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे, देखिए कि ये सपोज तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया तुम्हारा जेड एक्सिस। तो ये तीन पेन के इस एरिया में अगर कोई सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है तो वो एक डायमेंशन में जा रहा है, कोई सिर्फ वाई के अलॉन्ग घूम रहा है तो वो सिर्फ एक डायमेंशन में जा रहा है, कोई सिर्फ जेड के अलॉन्ग घूम रहा है तो वो भी एक ही डायमेंशन में जा रहा है। लेकिन कोई अगर प्लेन में घूम रहा है, इस प्लेन में घूम रहा है, इस प्लेन में या इस प्लेन में या फिर इस प्लेन में, अब तीन प्लेन हो गए यहाँ पे, एक, दो और तीन, राइट? तो जैसे कीड़े रेंगते हैं, इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द फ्लोर, ये एक एग्जांपल है कि वो टू डायमेंशन में घूमेगा। कीड़ा तो ऐसा ऐसा रेंगते हुए जाएगा आपके, है ना, जमीन पे, फ्लोर पे। या फिर कैरम जब हम लोग खेलते हैं तो कैरम की जो कॉइन्स होते हैं, गोटियां होती है, जो क्वीन होती है, वो क्या करती है, इधर उधर एक प्लेन सरफेस पे नाचती है, राइट? तो वहां पर कैरम में जब हम लोग खेलते हैं कुछ, तो एक प्लेन में ट्रैवल कर रहा है ना, प्लेन मतलब उड़ने वाला प्लेन नहीं, इस डायमेंशन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है इसमें, है ना। तो यहाँ पर अगर कोई कॉइन होगी तो इधर उधर घूमेगी इस प्लेन सरफेस पे। जो मैं भी अभी जो लिख रहा हूँ बोर्ड पे, दैट इज ऑल्सो टू डायमेंशनल, है ना, दो डायमेंशन में। तो एग्जाम्पल क्या होगा, कैरम में जो कॉइन्स होते हैं वो दो डायमेंशन में घूमते हैं। फिर आप बोलोगे सर तीन डायमेंशन का, तीसरे थ्री डायमेंशन में कौन कर रहा है? इंसान जो घूम रहा है अभी इस रूम में, है ना, या फिर बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हैं, या एरोप्लेन जो फ्लाई कर रहा है, ये सारे के सारे एग्जांपल किस चीज के हैं? ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल मोशन के हैं, जो तीन डायमेंशन में घूम रहे हैं उन लोगों का है। तो जहां पर भी आपको ऐसा कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखे, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस आपको ऐसे बनानी है। नेगेटिव एक्स एक्सिस आप इधर बना सकते हो, है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस आप नीचे बना सकते हो। अगर आपने जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई एक्सिस बनाया तो इसका मतलब है ये तीनों भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। जैसे एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री है, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री है, और ये बाकी नेगेटिव एक्सिस का भी 90 डिग्री है एक दूसरे के साथ। तो ये जो तीनों एक्सिस है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस ये आपके तरफ आ रहा है, आपके तरफ आ रहा है, और ये जो माइनस जेड है वो इस बोर्ड के पीछे जा रहा है, इसके पीछे मतलब अंदर, ठीक है। जैसे वाई एक्सिस नीचे है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव वाला इस लेफ्ट साइड में। समझ में आया क्या? तो ये बेसिक सी चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, है ना, जैसे 3D हम लोग देखते हैं ना मूवी में, 3D जैसे ऐसे गॉगल लगा लेते हैं सिनेमा, जैसे एवेंजर्स वगैरह देखा होगा आपने, या ट्रांसफॉर्मर्स देखा होगा, तो उसमें हम लोग 3D गॉगल्स, 3D एक्सपीरियंस करने जाते हैं। या फिर जो भी ग्राफिक्स वगैरह होता है, जैसे अभी ये भी मूवी 3D में आई थी, तानाजी, है ना, तो तानाजी मूवी में भी वो जब बाण वगैरह मारता है तो ऐसा लगता है कि यार अपने ऊपर ही आ रहा है, अपने बॉडी की तरफ ही आ रहा है।
ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है 3 डायमेंशन का, क्योंकि सिनेमा थिएटर की स्क्रीन तो 2D है, ऐसा पर्दा है वो, है ना, 70 mm का पर्दा बोलते हैं उसको, ऐसा एक स्क्रीन है, स्क्रीन। तो जब भी कोई चीज ऐसा स्क्रीन की तरफ से अपने तरफ आते हुए दिखती है, वो जो इफेक्ट आता है हमको, विजुअल इफेक्ट, है ना, सिनेमाज में, वो विजुअल इफेक्ट है, वो तो 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल जो मूवीज है उसमें ये दो तो है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस भी है, और जो बाहर की तरफ आ रहा है ये आपके तरफ आ रहा है ऐसा, लेकिन हम इसको ऐसा बनाएंगे क्योंकि अब अपने पास बोर्ड है, बोर्ड तो 2 डायमेंशनल फिगर है, तो बनाएंगे कैसे, है ना, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आए। तो हमारे पास ये एक प्लेन मिलेगा, ये एक प्लेन मिलेगा, और z और y के बीच में एक प्लेन मिलेगा, समझ में आया क्या। तो ये चीज आपको समझ में अगर आ गई तो आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। एक्स वाई और z एक्सिस ये मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये हो गया x, है ना, ये हो गया y, और z बाहर की तरफ आएगा। समझ में आ रही है क्या बात आपको, ठीक है। तो ये सब आप लिख लीजिए, ध्यान में रखिए इसको, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं एरिया, ठीक है। अभी हमने देखा कि एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं उसको, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ एक डायमेंशन है, ब्रेथ एक डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल फिगर है। तो हमें कैसे पता चलेगा 2 डायमेंशनल, तो हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या आ जाएगा इसका, हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकालेंगे तो कैसा आएगा, यूनिट मीटर इंटू मीटर, क्या आ जाएगा, यूनिट मीटर स्क्वायर, है ना। या फिर तो ये हो गया उसका यूनिट निकालने का तरीका। अब उसका डायमेंशनल एनालिसिस हमको करना है, ये करना है हमको, डायमेंशनल एनालिसिस करना है। तो हमें पता है कि लेंथ को कैसे लिखते हैं डायमेंशंस के फॉर्म में, स्क्वायर ब्रैकेट में l, राइट, और दूसरा डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में l, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एरिया का, l स्क्वायर, समझ में आया क्या, है ना। तो l स्क्वायर डायमेंशन हो गया इसका एरिया का, तो ये आप चीज ध्यान में रखिए। तो आपने यूनिट भी निकाला, ये यूनिट है और ये डायमेंशन है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज यूनिट ऑफ एरिया एंड दिस इज डायमेंशन, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा। अभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेगी। यूनिट्स एंड डायमेंशन क्यों है इस चैप्टर का नाम, कि यूनिट्स भी निकालने हैं हमको और डायमेंशंस भी निकालने हैं, ठीक है। और लिखने का तरीका इसमें क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिर अगर हमको वॉल्यूम का निकालना है, जैसे हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं इसको, अब है ना, इसको पार्टीशन कर देते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम, चलो सेकेंड एग्जांपल, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, अब वॉल्यूम ने देखा है कि 3 डायमेंशनल होता है। क्या होता है वॉल्यूम, जैसे ये कुछ डब्बा निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इसमें लेंथ होती है ना, ये हो जाएगी इसकी ब्रेथ, और ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे 3 डायमेंशन है इसके। तो अगर मैं इसको यूनिट, इसका यूनिट निकालने की कोशिश करूं, यूनिट अगर मैं निकालूं इसको, तो क्या हो जाएगा, लेंथ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ भी हम मीटर में मेजर करते हैं, और हाइट भी हम मीटर में मेजर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब या मीटर रेस टू पावर 3। इसको कैसे पढ़ना है, मीटर रेस टू पावर 3 या मीटर क्यूब। और अब इसको ही हम लोग डायमेंशन एनालिसिस में लिखते हैं कि लेंथ को हम लोग कैसे लिखेंगे, L इन स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रेथ को भी हम लोग लिखेंगे L ही लिखेंगे, है ना। लेंथ मतलब ऐसा ही हमारा यूनिट है ना, तो उसका डायमेंशन L से डिनोट किया जाता है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ मतलब क्या, हम
उसकी लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, उसकी लंबाई नापेंगे कि कितना हाइट है, कितना मीटर्स में है, कितना मीटर्स में हम लोग देखेंगे, ये भी डायमेंशन है ना। और हाइट भी हम लोग लेंथ ही बोलते हैं ना उसको, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L टू द पावर 3, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1। जब बेस सेम हो और पावर हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं, है ना। बेसिक आइडेंटिटी हमको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। L टू द पावर 3, दिस विल बी द डायमेंशन। तो ये क्या हो गया उसका यूनिट, और ये क्या हो गया उसका डायमेंशन। समझ में आई ये चीजें, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तब जाके थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो ये है उसका यूनिट, ये इसका डायमेंशन। तो एरिया के लिए निकाला, वॉल्यूम के लिए निकाला। आपको मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जिसके आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन दोनों निकालने, ठीक है। और आपको अपने फेयर बुक में ये सब चीजें लिखनी है, तब तक के लिए लिख लीजिए।